हेलो गाइस, दिस इज़ मी लवकुश रायचंद। फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जे समीक्षा पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होने वाला है। आज हम फ्रेंड्स एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो फ्रेंड्स ये लगभग 59%। कभी कभी फ्रेंड्स आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है कि ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 50%। अगर फ्रेंड्स ऐसे राउंड फिगर में हो तो आप यहाँ पे 60% को मान लेंगे। ओके फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है? तो फ्रेंड्स ये मिलती है भारत में। फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। इकोनॉमी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है पूंजीवादी, जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। दूसरा होता है साम्यवादी। कौन सा होता है? साम्यवादी, जिसको बोलते हैं कम्युनिस्ट। और फ्रेंड तीसरा होता है मिश्रित। कौन सा होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स ये पूंजीवादी होती है। ये अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है अमेरिका में, यूके में, फ्रांस में। फ्रेंड्स, जो साम्यवादी होती है ये आपको देखने को मिलेगी चाइना, रशिया आदि देशों में। और मिश्रित जो होती है ये भारत जैसे देशों में देखने को मिलती है। इंडिया हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान। फ्रेंड्स ये ऐसे देशों में देखने को मिलती है। अगर फ्रेंड्स कोई आपसे पूछे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, इसके 3-4 उद्देश्य होते हैं। पहला जो इनका उद्देश्य होते हैं, इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। और फ्रेंड्स साम्यवादी में उद्देश्य जो होता है, इसमें उद्देश्य होता है समाज सेवा। और फ्रेंड्स जो मिश्रित होती है, यहाँ पे क्या होते हैं? दोनों होते हैं। समाज सेवा करना भी होता है और लाभ कमाना भी होता है। ओके फ्रेंड्स, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, यहाँ पे जो नियंत्रण होता है, ये होता है बिजनेसमैन का, यानी व्यापारी का या व्यवसायी का। फ्रेंड्स जो साम्यवादी होती है अर्थव्यवस्था, यहाँ पे होता है सरकार का नियंत्रण। और जो मिश्रित होती है, यहाँ पे व्यापारी और सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। तो फ्रेंड्स इसलिए जब आप भारत में देखते हो तो कुछ कंपनी ऐसी होती है जहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का होता है। जैसे रेलवे। फ्रेंड्स जो रेलवे, इस पे पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का अधिकार है। किसका? रेलवे पे। और बाकी फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे क्या आपको प्राइवेट भी मिलेगी प्लस गवर्नमेंट भी मिलेगी। जैसे सिम की बात होती है, नेटवर्क की बात होती है, जिसमें रिलायंस भी है, ठीक, एयरटेल भी है, आइडिया भी है, ठीक। ये सब क्या, ये तो प्राइवेट है, लेकिन जो BSNL है वो गवर्नमेंट है। तो दोनों देखने को मिलती है। फ्रेंड्स ये साम्यवादी होती है, वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का होता है। और जहाँ पे पूंजीवादी होती है, यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है प्राइवेट व्यक्ति का राइट होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, जो मैंने आपको समझा दी है। आई होप समझ में आ चुका होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक
किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स ये है केरल का। फ्रेंड्स जो उच्चतम जो लिखा है ये राज्य के लिए जो उसका नाम होता है, ये होता है ना मानव विकास सूचकांक, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कौन सा देश कितना ज़्यादा विकसित है और कौन सा अल्प विकसित है। इसी के आधार पर हमें पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का जो स्थान है फ्रेंड्स, ये तीसरा। फर्स्ट पे जो है वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, ये परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है? फ्रेंड्स ये वो चीज़ होती है जिसके आधार पर पता चलता है किस देश की मुद्रा जो है कितनी ज़्यादा पावरफुल है। फ्रेंड्स अमेरिका का डॉलर है। क्या? अमेरिका का डॉलर। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो डॉलर से करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर सबसे ज़्यादा पावरफुल करेंसी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परचेसिंग पावर पैरिटी वो होती है जिसके आधार पर हम अपने देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के आधार पर। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी होती है? धीमी हो जाती है, मंद पड़ जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर संसाधन ज़्यादा हो गए, जनसंख्या कम होगी तो क्या होगा? इससे देश का विकास होगा। लेकिन जब संसाधन कम होंगे और जनसंख्या अधिक होगी तो इससे क्या होगा? देश का विकास मंद पड़ जाएगा, धीमा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य होता है जीवन उपार्जन करना और मनोरंजन करना। फ्रेंड्स मनोरंजन करना नहीं हो सकता। जब आप आर्थिक क्रियाएं करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे पैसे कमाने होते हैं। ठीक, क्या करना होता है? पैसा कमाना होता है, जिसको बोलते हैं जीविका उपार्जन। ओके फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? जीविका उपार्जन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रेंड्स ये कहते हैं कृषि क्षेत्र को। किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। फ्रेंड्स जब क्षेत्र की बात होती है तो इसको हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। 3 भागों में विभक्त करते हैं। जो पहला होता है वो होता है कृषि, प्रथम क्षेत्र। ठीक, ओके। प्रथम क्षेत्र क्या होता है? हमारा कृषि होता है। ठीक, जो द्वितीय होता है जिसको द्वितीयक कहते हैं, जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, और तीसरा होता है फ्रेंड तृतीय क्षेत्र, इसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो फ्रेंड जो प्रथम क्षेत्र होता है वो होता है किससे संबंधित? कृषि से, वो कृषि से संबंधित होता है। जो द्वितीय होता है वो होता है उद्योग व विनिर्माण से। किससे? उद्योग व विनिर्माण से। और जो फ्रेंड तृतीयक क्षेत्र होता है वो होता है सेवा से। किससे? सेवा क्षेत्र से। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं उसको उसमें विभाजित कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे और इन्हीं का सहयोग किया था अमर्त्य सेन ने। किन्होंने किया था? अमर्त्य सेन द्वारा। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सकल आय बिल्कुल सही है, प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल सही है, आर्थिक कल्याण का आधार तो फ्रेंड तीनों सही है। सकल राष्ट्रीय आय फ्रेंड जो जीडीपी से संबंधित होती है, जीडीपी, और प्रति व्यक्ति आय जैसे एक पर्टिकुलर व्यक्ति की होती है। आर्थिक कल्याण का आधार कि हाँ सरकार कितना कल्याण कर रही है, क्या क्या योजना चला रही है, कितनी वेलफेयर योजना चला रही है, वो सब चीज़। तो इस तरीके से तीनों चीज़ आती है आर्थिक विकास में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है वर्ल्ड बैंक। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ था। 2 बार हुआ था फ्रेंड्स। एक बार हुआ था 1969 में और एक बार हुआ था 1983
91 में। कब? 1991 में। यहाँ पे 14 बैंकों का होता और यहाँ पे 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता। अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1969 में। प्रथम बार कितने? 14 बैंकों का। कितनों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, तो फ्रेंड्स ये है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? आरबीआई। तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था, तो फ्रेंड्स एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर केन्स। प्रोफेसर केन्स द्वारा तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए उपाय दिए गए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है, तो फ्रेंड्स ये है CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, फ्रेंड्स ये किया गया था 15 मार्च 1950 को। अगर फ्रेंड्स आपसे ये पूछ ले जाए कि योजना आयोग का जो गठन है ये 15 मार्च 1950 में तो किया गया था, लेकिन इसकी संकल्पना कहाँ से ली गई थी, तो फ्रेंड्स ये लिखी गई थी उस समय के तत्कालीन USSR जो 1991 में टूट के रूस बन गया था। तो अगर USSR लिखा हो तो ये भी सही है, अगर रूस लिखा है तो ये भी सही है, दोनों ही ठीक है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो फ्रेंड्स ये आपको पत्र मुद्रा को 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट, तो फ्रेंड्स ये जैसे हम देखते हैं नोट होता है, इसको ही पत्र मुद्रा कहते हैं, इसको ही पत्र मुद्रा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, बिल्कुल सही। वैज्ञानिक, हाँ जी वैज्ञानिक भी है। व्यवहारिक, हाँ जी व्यवहारिक भी है। तो इसलिए गरीबी के कुछ चक्र को किसने परिभाषित किया था, तो फ्रेंड्स ये क्या था? रैगनर नेकर्स ने। किसने? रैगनर नेकर्स ने। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है, तो फ्रेंड्स ये ATM, क्योंकि आपको एक ATM कार्ड मिलता है जो प्लास्टिक का होता है, इसलिए इसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं ATM को। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? ये कहा था केन्स ने, प्रोफेसर केन्स ने। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, फ्रेंड्स ये है मुंबई, जिसको BSE कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है, फ्रेंड्स ये महाजन। आपने पुरानी मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाते हैं कि महाजन के पास सोना गिरवी रख दिया, जमीन गिरवी रख दी, तो उसमें ये दिखाते थे। फ्रेंड्स संस्थागत कौन होते हैं? संस्थागत में आते हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जैसे बैंक हो गए, ठीक, बैंक हो गए। और बैंक भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये सब आते हैं। ये सब किस में आते हैं? संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली श्रेणी में आते हैं। और गैर संस्थागत कौन होते हैं? महाजन हो गए, किसी पड़ोसी से ले लिया, पड़ोसी से अपने ऋण ले लिया, किसी रिश्तेदार से ले लिया, तो ये सब होते हैं जो रिश्तेदार होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके होते हैं गैर संस्थागत वित्त संस्थाएं होती है। ओके फ्रेंड्स, ये कौन है? आदि है क्या? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब लागू हुई थी, तो फ्रेंड्स ये थी 1991 में, जिसे कहा जाता है नई
उदारीकरण, या जिसको कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें ही 3 चीज़ें आई थी निकल गई, जिसको क्या क्या बोलते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। फ्रेंड्स, इस समय जो भारत के वित्त मंत्री थे, कौन वित्त मंत्री, ये थे सरदार पटेल नहीं, सरदार मनमोहन सिंह जी, ये थे वित्त मंत्री। और इन्हीं के सुझाव पर ही वैश्वीकरण किया गया था। ओके फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि भारत के पास मात्र 21 दिन का रिजर्व ही शेष था। अगर हम उस समय उदारीकरण की नीति की शुरुआत नहीं करते, नई आर्थिक पॉलिसी नहीं लाते, तो क्या होता, 21 दिन बाद हमारा देश दिवालिया घोषित हो जाता है। नेक्स्ट, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? तो फ्रेंड्स, ये मिली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली तो अमेरिका में है, लेकिन भारत की जो सिलिकॉन सिटी है वो है बेंगलुरु। कौन है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे? तो फ्रेंड्स, ये देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो फ्रेंड्स, ये देता है एगमार्क। कौन देता है? एगमार्क। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए हैं? तो फ्रेंड्स, ये किए थे 1985 में। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलेंगे असम में। कहाँ पे फ्रेंड्स? असम में। आपको असम में देखने को मिलेंगे। भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो फ्रेंड्स, ये है केरल। कौन है? केरल। भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है सिक्किम में। अगर आपसे पूछे बड़ी इलायची तो सिक्किम, और छोटी इलायची पूछे तो केरल। कहाँ पे? केरल। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर आयात व निर्यात दोनों को ही बंद कर रखा हो, जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें बाहरी दुनिया से व्यापारिक रूप से कोई संबंध ना हो। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे आयात निर्यात दोनों ही बंद रहते हैं, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में अधिकतर बेरोजगारी देखी जाती है। फ्रेंड्स, ये देखी जाती है संरचनात्मक। फ्रेंड्स, ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी ये होती है जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। टेक्नोलॉजी पुरानी इन द सेंस, आप जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है उसको आप सीख नहीं पा रहे हो। ठीक, तो इस तरीके से क्या होता है, जो बेरोजगार रह जाते हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसको बोला जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कोयले की मात्रा सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, ये है उड़ीसा में।
भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? फ्रेंड्स, ये है उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत का सबसे गरीब राज्य उड़ीसा, और सबसे अमीर राज्य कौन है? यह है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई जाती है, देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको देखने को मिलेगी कृषि क्षेत्र में। कहाँ पर? कृषि क्षेत्र में। फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र में होता क्या है? मानो ये है रामू, इसका खेत है, ये इसका खेत है। अब यहाँ पे इनको लगानी है क्या? धान, यानी चावल। इसको चावल लगाना है, ठीक। तो ये लिया है यहाँ पे। इसको पता है कि यहाँ पे जो है लगभग 5 आदमी, कितने? 5 आदमी काम कर देंगे, लेकिन ये ले आया 8 आदमी, ठीक। अब इसमें जो 5 आदमी हैं इनको तो पता है हमें काम मिलेगा, लेकिन जो 8 आदमी 3 एक्स्ट्रा है, ये काम तो कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा है 3, ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनको पता है कल या परसों में नहीं बुलाया जाएगा। तो जब हम काम तो कर रहे हैं, रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन हमें अंदर से पता हो, या फिर हमें ये एहसास रहता है कि कल कोई काम नहीं रहेगा और हमें कभी भी हटाया जा सकता है। तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में कहते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी। इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। ओके फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये करते हैं हम उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों का स्वामित्व यानी ये कहना चाह रहे, जो आपका व्यापार है, जो आपकी कंपनी है, जो आपकी पार्टनरशिप है, उसके जो स्वामित्व है, उसके जो पार्टनर है वो कैसे हैं, ठीक। उसका किस तरीके का प्रचलन है, वो किस तरीके की कंपनी है, तो उसी के आधार पर ही हम यह बता सकते हैं कि वो कैसी है, निजी है या सार्वजनिक आधार पर वर्गीकरण। ऐसे वर्गीकरण किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो फ्रेंड्स, ये माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। किसको? मनमोहन सिंह जी को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स, ये की जाती है आय विधि द्वारा और उत्पत्ति जनगणना विधि, दोनों के द्वारा। हम आय विधि के द्वारा भी करते हैं और उत्पत्ति गणना विधि के द्वारा भी। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, ये है गोवा की। किसकी? गोवा की। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है सेवा क्षेत्र का। किसका? सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का होता है, ठीक। और दूसरे नंबर पर होता है, फर्स्ट पर होता है सेवा क्षेत्र, दूसरे पर होता है उद्योग क्षेत्र, यानी द्वितीय सेक्टर का। और जो प्रथम सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, उसका होता है सबसे कम, ठीक। फ्रेंड्स, आपको समझाता हूँ। अगर जीडीपी, ठीक, अगर जीडीपी के आधार पर देख जाए परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा होता है किसका? सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा, और फिर उससे कम, ठीक। इसको बोल सकते हैं मध्य, ठीक। मध्य किसका होता है? ये होता है उद्योग क्षेत्र का, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। और फ्रेंड्स, सबसे कम जो होता है परसेंटेज के आधार पे, ये होता है किसका? कृषि का। क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता है जीडीपी में योगदान किसका? कृषि क्षेत्र का, जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में। फ्रेंड्स, ये जो था ये जीडीपी के आधार पर था, जीडीपी के आधार पर। अगर फ्रेंड्स पॉपुलेशन के आधार पर देखिए, अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें, तो सबसे ज़्यादा किसको होता है? सबसे ज़्यादा जो लोग लगे हुए हैं वो है सबसे ज़्यादा ये है
ये है सबसे ज़्यादा कृषि में, किसमें, कृषि में, किसमें, कृषि में, और उससे कम, ठीक, यानी इसको बोल सकते हैं मध्य, जो मध्य में है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, बीच के हैं। ये है अपने औद्योगिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में। और सबसे कम जनसंख्या जो है, जो लगी हुई है, वो है तृतीयक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आई होगी। निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये होती है प्रति व्यक्ति आय। अगर सभी व्यक्ति की आय बढ़ेगी, सभी व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी, तो उसी के आधार पर ही आर्थिक विकास बेहतर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर एक व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी, फिर दूसरे की होगी, सभी की ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? देश का विकास होगा। क्या होगा? देश का विकास होगा। लेकिन जब जिस देश में रहने वाले व्यक्तियों की आय कम होगी, तो उससे क्या होगा? देश का विकास नहीं होगा, देश अल्प विकसित होता चला जाएगा। ओके। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है राष्ट्रीय आय से। मुद्रा मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने दी है? तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा दी है क्रोमर ने। क्रोमर ने, क्रोमर ने, किसने? क्रोमर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया तृतीयक क्षेत्र, जिसमें आता है सेवा, जिसमें आता है सेवा, सेवा, जिसको सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं। ठीक, क्या कह देते हैं? सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं। भारत के लिए राष्ट्र आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी जो है, इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय लोगों के लिए राष्ट्र आय का आंकलन किया था, और इन्होंने ही बताया था किस तरीके से अंग्रेज भारत से भारत की संपत्ति आदि को ले जा रहे। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मुद्रास्फीति। फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति में होता क्या है? इसमें होता क्या है? जो वस्तु होती है उसका मूल्य जो होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक, और जो मुद्रा होती है उसका मूल्य कम हो जाता है, ठीक। और फिर क्या होता है? जो मांग होती है वस्तु की, वो लगातार बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति हो जाती है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, जिसको आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? महंगाई। महंगाई जब होती है जब काफ़ी समय तक ऐसा रहे, ये कंडीशन बने रहे कुछ समय तक, तो उसको महंगाई कह देते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसा होता है। मंदी क्या होती है? मंदी में फ्रेंड्स इसको उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है? वस्तु का जो मूल्य होता है वो गिर जाता है, और मुद्रा जो होता है, मुद्रा का मूल्य ज़्यादा हो जाता है, ठीक, और मांग जो होती है, मांग भी कम रहती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? मंदी आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। इसको कहते हैं विमुद्रीकरण, जिसको कहा जाता है एक तरीके से नोट बंदी। मोदी सरकार में भी एक बार हुआ ऐसा, मोदी सरकार ने भी एक बार किया है नोटबंदी, ठीक फ्रेंड्स। जब हुआ क्या था? 500 और 1000 की नोट बंद कर दिए थे। 500 और 1000 की नोट बंद कर दिए थे। इसमें होता क्या है कि बड़ी जो मुद्रा होती है उसको बंद कर दिया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है, और काला धन जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो हार्ड करेंसी होते हैं विकसित देशों की, जैसे अमेरिका का डॉलर है, ठीक, यूके का क्या है? यूके का है यूरो है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो मुद्रा होती है उसको
हार्ड करेंसी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? फ्रेंड देखते क्या है, ब्याज दर में कमी। अगर फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, अगर आज ब्याज दर 10% है, ठीक, कितनी है, 10%, लेकिन कल अगर आप 3% कर दो तो क्या होगा, 7% तो कम होगा ही। तो लोगों के पास क्या होगा, पैसा कम होगा या ज़्यादा, ज़्यादा होगा, क्योंकि अब लोग ज़्यादा लोन लेंगे। अगर ज़्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा, और ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, इससे मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है, तो इस तरीके से तो हम नियंत्रण नहीं कर सकते। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करके, बिल्कुल सही। वस्तुओं की राशनिंग करके, ये भी जी। मांग पर नियंत्रण करके, बिल्कुल सही। ये सब तरीके करके ही हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं। मुद्रास्फीति से किसको फायदा होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे ऋणी को होता है। अब एक चीज़ बताइए, जब मुद्रास्फीति नहीं थी तो 10,000 रुपये थे, तो उसकी वैल्यू क्या थी, 10,000 रुपये थी मुद्रास्फीति से पहले। फ्रेंड्स लेकिन आज मुद्रास्फीति हो जाती है और मानो ये 20% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 20%। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू तो 8,000 रहेगी जो 10,000 थे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऋणी है उसको तो यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, और जो हमारा कौन था, जो ऋणदाता था, जो ऋणदाता था उसको क्या होगा, उसको नुकसान हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। ओके फ्रेंड्स, गिल्ट गिल्ट एल्ट बाजार किससे संबंधित है? फ्रेंड्स ये है सोना चांदी से। किससे? सोना चांदी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये सेबी। क्या है? सेबी। फ्रेंड्स सेबी की जो स्थापना है ये 1998 में हुई थी, और 1992 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया गया था। इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, इसको रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है यूटीआई। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो फ्रेंड्स ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1956 में। फ्रेंड्स बीमा क्षेत्र में जीवन बीमा निगम सबसे बड़ी कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, और ये एक सरकारी कंपनी है। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो फ्रेंड्स ये है NSE का। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुष्टि किस समिति के द्वारा की गई थी? फ्रेंड्स ये की गई थी फेरवानी समिति द्वारा। कौन सी समिति द्वारा? फेरवानी समिति द्वारा। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, जिसको RRB कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति को। मुद्रा की क्रय शक्ति को। सरकार अर्थोपाय ऋण किससे लेती है? फ्रेंड्स ये लेती है किससे? RBI से। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ऊपर कि RBI जो है केंद्र सरकार का बैंक है, तो इसलिए बताया था जब केंद्र सरकार को लोन की आवश्यकता होती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेती है। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। क्या कहते हैं? आर्थिक वस्तुएं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध होता है उसको कहते हैं प्रतिलोम, अपोजिट। फ्रेंड्स जो मुद्रा का मूल्य होता है और कीमत जो होती है दोनों में अपोजिट संबंध होता है। अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, अगर मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा, जो कीमत स्तर है, ठीक,
जो कीमत स्तर है वो कम हो जाएगा। ठीक, ओके, कीमत स्तर कम हो जाएगा, कीमत स्तर बढ़ेगा तो मूल्य की वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरीके से होता है, प्रतिलोम, अपोजिट। ओके फ्रेंड्स, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई? ये की गई है 1982 में। फ्रेंड, जो नाबार्ड है ये कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक या संस्था है। ये कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक या संस्था है। औद्योगिक एवं वित्तीय विनियमन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, ये की गई थी 1992 में। फ्रेंड्स, ये जो बोर्ड है ये संपूर्ण व्यवसाय उद्योग पर नियंत्रण रखता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? फ्रेंड्स, यह है रोजगार सृजन के उद्देश्य से, क्योंकि कुटीर एवं लघु उद्योग हो गए तो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे। जब ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्वेशन ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? फ्रेंड्स, ये माना जाता है मानव पूंजी, इसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। फ्रेंड्स, आज के टाइम में प्रत्येक विकसित देश ह्यूमन कैपिटल के पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आपके पास रहेगी तो आपका देश तरक्की करेगा और वो विकसित होता रहेगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से। कभी कभी इसकी जगह इंग्लैंड भी आ जाता लिखा हुआ, तो फ्रेंड्स इंग्लैंड भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये किया गया था रूस की सहायता से। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है ऐसी कौन सी संस्था है इनमें से जो दी गई है कि जो व्यवसाय उद्योगों को लोन प्रोवाइड कराती है? तो फ्रेंड्स, सभी कराती है, LIC भी कराती है, GIC भी कराती है और UTI भी कराती है। फ्रेंड्स, LIC जो है बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी निगम है, बीमा क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था। ओके फ्रेंड्स, जो UTI है ये म्यूचुअल फंड है, एक म्यूचुअल फंड है। ओके फ्रेंड्स, ये सब चीज़। वह कौन सा बैंक है जिससे कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए? तो फ्रेंड्स, ये है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB। स्टैगफ्लेशन संबंधित है। तो फ्रेंड्स, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर मुद्रास्फीति के साथ साथ मुद्रास्फीति भी देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति के साथ जब मुद्रास्फीति हो यानी इन्फ्लेशन के साथ डिफ्लेशन भी हो तो ऐसी कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी
गतिरोध और मुद्रास्फीति की। नेक्स्ट, किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो फ्रेंड्स ये अभ्रक। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1991-92 में, जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था भारत में। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है, तो फ्रेंड्स ये है सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स ये देखने को मिलता है दलहन फसल में। कौन सी फसल में? दलहन फसल में। और सबसे ज़्यादा जो इसका सफलतापूर्वक परिणाम देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स ये देखने को मिला है आपको गेहूँ, चावल आदि में। और ये भी कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में भी कहाँ? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में यहाँ पे हरित क्रांति का सर्वाधिक सफलतापूर्वक परिणाम देखने को मिलता है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी 1970 में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग ऐसा उद्योग होता है जहाँ पर उद्योग जो किया जाता है वो हाथों से किया जाता है, हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था? फ्रेंड्स ये हुआ था 1970 में। और ये संबंधित है किससे? दूध से। ये दूध से संबंधित है। और दूध से संबंधित जो क्रांति होती है उसको कहते हैं श्वेत क्रांति। कौन कहते हैं? श्वेत क्रांति। और इसको दूध क्रांति को किसने चलाया था? श्वेत क्रांति को किसने चलाया था? बर्गिन कुरेशिन। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे विलियम गॉड। कौन? विलियम गॉड। और फ्रेंड्स सब प्रथम चलाई किसने थी? ये चलाई थी नॉर्मन बोरलॉग ने। कहाँ पे? मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में। कहाँ पे फ्रेंड्स? मैक्सिको में चलाई थी। ओके, किसने चलाई थी? नॉर्मन बोरलॉग ने। और ये वर्गीज कुरियन कौन थे? फ्रेंड्स ये श्वेत क्रांति के जनक। ये श्वेत क्रांति के जनक थे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? तो फ्रेंड्स ये कर लिया खाद्यान्न फसलों में। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्रेंड्स ये मत्स्य पालन से। अगर फ्रेंड्स इसको याद करा जाए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, जो समुद्र है, ये जल है, वो कैसा देखने को मिलता है? वो नीले कलर का देखने को मिलता है। तो उसका कलर कैसा होता है? नीला। और फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, समुद्र का रंग कैसा होता है? नीला। और मछली कहाँ मिलती है? जो मत्स्य पालन, या हमें मछली कहाँ पे देखने को मिलती है? तो मछली भी हमें समुद्र में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि नीला रंग समुद्र का होता है और मछली कहाँ देखने को मिलती है? समुद्र में। तो इस तरीके से हम इसको याद। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी? तो फ्रेंड्स ये शुरू करी गई थी 1998 में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है निगम कर से। किससे? निगम कर से।
और ये एक तरीके का कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर, जिसको कॉरपोरेट टैक्स भी बोलते हैं। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी जो मद होती है वो होती है केंद्रीय आयोजना। जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चली जाती है उसके व्यय की सबसे बड़ी मदें होती है केंद्र सरकार के केंद्रीय बजट में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? फ्रेंड्स, ये कृषि आयकर, क्योंकि अभी तक भी कृषि पर टैक्स नहीं लगता है। तो केंद्र सरकार जो है, कौन सी सरकार? केंद्र सरकार ने तो टैक्स लेने के लिए मना कर रखा है, तो उन्होंने राज्य सरकार से बोल रखा है, किससे? राज्य सरकार से, कि अगर आप चाहो तो किसानों से कृषि आय पर टैक्स यानी कर ले सकते हो। ये कहा है केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से। उत्पादक शुल्क, इसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। ये अब ख़त्म कर देगा, ये जीएसटी में आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, आयकर, इसको इनकम टैक्स बोलते हैं। इनकम टैक्स जो एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। कैसा? डायरेक्ट। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच जो अंतर होता है उसको बजटीय घाटा बोलते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है राजकोष से घाटे का, जिसको फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। इसको फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये थे केसी नियोगी। फ्रेंड्स, वित्त आयोग जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में है, जिसका कार्य होता है राज्य सरकार व केंद्र सरकार में करों व वित्त का बंटवारा कराना। क्या कार्य होते हैं? केंद्र व राज्य में करों व वित्त का बंटवारा करवाना। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, इसका संबंध है उत्पाद शुल्क से। और उत्पाद शुल्क जो है पहले क्या था? इनडायरेक्ट टैक्स था। फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जिसको हम हस्तांतर नहीं कर सकते, यानी हम कह सकते हैं, अर्थात जिस व्यक्ति पर लगता है वही उसको पे करता है। ओके फ्रेंड्स, ये होता है। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये ब्याज भुगतान वो होता है जब हम विदेशों से वर्ल्ड बैंक से, IMF से आदि संस्थाओं द्वारा लोन लेते हैं और जब उसको देना होता है तो वो क्या होता है? ब्याज भुगतान। इस तरह के जो ब्याज होता है उस पे जो लगता है, ठीक, उस पे जो हमारे पैसे जाते हैं उसको गैर योजनागत खर्च कहा जाता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर ये की जाती है? तो फ्रेंड्स, ये की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ पे, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम
पदार्थ जो है नाम मात्र के ही होते हैं, तो हमें क्या होता है, विदेशियों से मंगाने होते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, क्या ओपेक, इससे मंगाते हैं। ऐसे भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किससे होता है, तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था 1950 में। भुगतान संतुलन में निहित होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें होते हैं अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार और ऋण, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। पहले बैलेंस, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 2003। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है, तो फ्रेंड्स इसका संबंध है बैंकिंग संस्थान से। किससे, बैंकिंग। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है, तो फ्रेंड्स इसका संबंध है बैंकिंग संस्थान से। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, तो फ्रेंड्स ये किया गया था राजा चलैया को। किसको, राजा चलैया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुष्टि की थी, तो फ्रेंड्स ये की थी राज समिति ने। किसने की थी, राज समिति ने। फ्रेंड्स वर्तमान में कृषि जो होती है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता। कृषि पर टैक्स जो है वो नहीं लगता। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। टैक्स कौन सा, इनकम टैक्स। ओके। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में देखने को मिलती है, तो फ्रेंड्स ये देखने को मिलती है महाराष्ट्र में। अगर फ्रेंड्स कोई आपसे पूछे कि चीनी का प्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसमें आता है उत्तर प्रदेश। हम कह सकते हैं उत्पादन करने में जो प्रथम स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो चीनी की मिल है सर्वाधिक वो है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ पे मिलों तक पहुँच बहुत आसानी से हो जाती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जब किसी मौसम में आपके पास रोजगार न रहे तो उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं जिसमें आप रोजगार तो होता है लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा और हो सकता है आप कल ना जा पाओ, तो ऐसी बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, चक्रीय बेरोजगारी। फ्रेंड्स ऐसी बेरोजगारी होती है जब आप कहीं काम करते हैं और वहाँ से पलायन किसी दूसरी जगह करते हैं, यानी आप ए बिंदु पर काम करते थे और यहाँ से बी बिंदु पर जाते हो, तो इसके बीच जो समय होता है जब आप के पास कोई रोजगार नहीं होता उसको ही चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स। ऑप्शन में ग्रामीण अल्प रोजगार। फ्रेंड्स गांव में क्या होता है कुछ समय के लिए आपको रोजगार मिलता है और कुछ समय को नहीं मिलता, तो ये भी देखी जाती है। तीसरी होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। फ्रेंड्स ये बेरोजगारी ऐसी होती है जहाँ पे क्या होता है संरचनात्मक परिवर्तन आने के बाद आप उस कार्य को करने लायक नहीं रहते जिस तरीके का बदलाव आया है, तो इसी को ही संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो फ्रेंड्स भारत में तापीय बिजली का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है, तो फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ओके। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं देखने को मिलता, तो फ्रेंड्स भारत में जो है खुली बेरोजगारी,
खुली बेरोजगारी आपको देखने को नहीं मिलती है। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो फ्रेंड्स ये बनी गई शिक्षित बेरोजगारी, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल ज़्यादातर लोग सब पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। रोज़गार कैसे नहीं मिल रहा? जिस आधार पर उनकी शिक्षा है उसके आधार पर उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होता? तो फ्रेंड जीवन प्रत्याशा बिल्कुल होती है, प्रौढ़ साक्षरता ये भी होती है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय ये तीनों तो शामिल होता है, लेकिन सामाजिक असमानता को शामिल नहीं किया जाता। किसको शामिल नहीं किया जाता? सामाजिक असमानता को। निम्नलिखित में कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगर हम अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करते हैं तो इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इफेक्ट पड़ता है भूमि सुधार से। जब आप भूमि सुधार करते हो तो जिन लोगों के पास भूमि नहीं होती उनको भी बांट देते हो करारोपण द्वारा। फ्रेंड्स करारोपण द्वारा क्या होता है, हम जब कर लेते हैं तो सरकार का पैसा आता है और सरकार क्या है उससे नई नई स्कीम चलाती है। फिर फ्रेंड्स होता है न्यूनतम आवश्यकता कार्य का नाम। अब जिस व्यक्ति को जितनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से उसको सरकार देती है, तो इस कार्यक्रम द्वारा भी हम असमानता को घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स किसके कारण नहीं घटा सकते? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करके। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जो अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो चुका है, CSO बन चुका है। ओके फ्रेंड, इसके द्वारा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स ये करता है डीटी लकड़वाला। किसकी? डीटी लकड़वाला। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? तो फ्रेंड्स ये करते हैं CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। मुद्रास्फीति में क्या होता है? उसमें बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। जो बाजार की वस्तु होती है वो महंगी हो जाती है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी दिखाई देती है, तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? इसमें होता है इन्फ्लेशन विद डिफ्लेशन, जब दोनों साथ साथ हो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का आपको पता है, जब महंगाई हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। तो फ्रेंड्स जब अवमूल्यन करते हैं मुद्रा का तो इससे क्या होता है? निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। जब हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं मीन्स अपनी मुद्रा का मूल्य कम करना वैश्विक मुद्रा के आधार पर। ठीक, जब हम अपनी मुद्रा का मूल्य कम करते हैं वैश्विक मुद्रा के आधार पर, उसे ही मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसको कर सकते हैं मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण करके। जो मुद्रा आपूर्ति हो रही, जो मुद्रा का फ्लो हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है RBI। कौन करता है? RBI। और वो कैसे करते हैं? अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा। किसके द्वारा? मौद्रिक नीति के द्वारा। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो फ्रेंड्स
बच बचत का बजट प्रत्यक्ष करके बिल्कुल सही। सरकारी व्यय में कटौती करके बिल्कुल सही। कराधान में वृद्धि करके हाँ जी। तो चारों तरीके से हम रोक सकते हैं मुद्रास्फीति को। भारत का सबसे बड़ा बैंक है तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक है? तो फ्रेंड्स ये है अवमूलन, मुद्रा का अवमूलन। मुद्रा का अवमूलन। इससे क्या होता है? इससे होता है व्यापार, इससे होता है व्यापार में निर्यात बढ़ जाता है। निर्यात क्या होता है? बढ़ जाता है।